1950 में आया आर्टिकल 25। कांग्रेस 1950 में आर्टिकल 25 को लेकर आई, जिससे धर्म परिवर्तन को मान्यता दे दी गई। और सबसे ज्यादा किसका धर्म परिवर्तन हुआ ये सब जानते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नेहरू 1950 में आर्टिकल 28 लेकर आए और हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का हक छीन लिया। लेकिन आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। धार्मिक शिक्षा के बाद निशाने पर थी धार्मिक संस्थाएं। 1951 में HRCE एक्ट, 1951 में हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट एक्ट लेकर आए। उन्होंने कारण दिया कि बड़े मंदिरों का रखरखाव सही से हो सके, लेकिन इसकी आड़ में कब्जे कर लिए, जिसके तहत भारत में मौजूद बड़े बड़े मंदिरों का प्रबंध सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और मनमाने ढंग से इनकी संपत्ति का दुरुपयोग किया। और ये सिर्फ हिंदुओं के मंदिर पर लागू था, बाकी धर्मों या धार्मिक स्थल पर लागू नहीं था। 1956 में हिंदू कोड बिल आया। 1956 में नेहरू सरकार हिंदू कोड बिल लेकर आई, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए इन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। मतलब एक ही है, देश में एक जाति कर संविधान कानून से और दूसरी अपने धर्म के कानून के हिसाब से, और आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से कतराते हैं। कांग्रेस ने लगाई आरक्षण की आग। कांग्रेस आरक्षण लेकर आई, जिससे हिंदुओं को बांटने का काम किया गया, जिससे सबसे बड़ा नुकसान हिंदुओं को हुआ। आरक्षण की देश में जरूरत थी, लेकिन मक्कार कांग्रेसी इस योजना को 10 साल लागू करने की बजाय इसे बढ़ाते चले गए और न ही इससे लोगों को सशक्त बना पाए, जबकि लोगों को इसकी लत लगा दी गई। इंदिरा का कार्यकाल। साल 1976 में इमरजेंसी के दौरान ही इंदिरा ने संविधान में सेक्युलर शब्द को जबरदस्ती घुसा दिया, जिसको लेकर संसद में कोई चर्चा तक नहीं हुई। मतलब कि हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी भारत हिंदू देश नहीं कहलाया जा सकता, जबकि आप हमारे आसपास देखेंगे तो सभी मजहबी देश हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं बचा। इसके बाद हिंदुओं के कानूनी अधिकार और इतिहास निशाने पर थे। 1991 में पूजा स्थल कानून। 1991 में कांग्रेस ने पूजा स्थल कानून बनाया, जो बेहद हिंदू विरोधी कानून था, क्योंकि इस कानून के तहत हिंदू, सिख और जैन मुगलों के कब्जे से मंदिरों को छुड़ाने के लिए लड़ाई ही नहीं लड़ सकते। उनके पास दलील सुनने का कोई कानूनी अधिकार ही नहीं छोड़ा गया। हमने लाखों मंदिर और उनका इतिहास खो दिया। 1992 माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम बनाने के बाद अल्पसंख्यक आयोग बना दिया। ऐसा करके कांग्रेस ने धर्म विशेष के लोगों को स्पेशल दर्जा तो दिया ही, हिंदुओं को बांट दिया, जिसके तहत सरकार की हर योजना का सबसे ज्यादा फायदा धर्म विशेष के लोगों को ही मिलता है, जिससे कांग्रेस ने सांप को भी मार दिया और लाठी को भी नहीं टूटने दिया। मतलब साफ है, हिंदुओं को भी बांट दिया और धर्म विशेष के लोगों को भी खुश कर दिया। जब देश सेकुलर बना दिया तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की जरूरत ही क्या थी। 1995 में वक्फ बोर्ड कानून। 1995 में वक्फ बोर्ड कानून बनाकर कांग्रेस ने एक और महापाप किया। वक्फ बोर्ड को असीमित शक्ति दे दी गई। आज स्थिति ये है कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा कर दे तो कोर्ट से भी कोई मदद नहीं मिलेगी। रेलवे और रक्षा के बाद संपत्ति के मामले में वक्फ बोर्ड देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब सिर्फ एक आखिरी बार बचा था, वो बार था राम सेतु एफिडेविट। राम सेतु एफिडेविट बनाया। हिंदुओं ने फिर 2004 में कांग्रेस को चुन लिया, तो कांग्रेस ने इसका इनाम देते हुए राम सेतु एफिडेविट बनाया और भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया और काल्पनिक बताया। आस्था और धर्म पर वार करने के बाद अब कांग्रेस ने हिंदुओं को ही बदनाम करने का प्लान बना लिया। 2009 में हिंदू आतंकवादी घोषित। 2009 में फिर से हिंदुओं ने कांग्रेस को चुना, तो उसके बदले में कांग्रेस ने हिंदुओं को ही टेरर घोषित कर दिया। कांग्रेस ने बहुत ही चालाकी से एक एक कर हिंदुओं के धर्म, अधिकारों और शिक्षा के अधिकार को छीन लिया, लेकिन हिंदू फिर भी कांग्रेस को नहीं समझ पाया। औरंगजेब ने हिंदुओं को खत्म करने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया, तो कांग्रेस ने हिंदुओं को खत्म करने के लिए संविधान का इस्तेमाल किया। फिर भी कांग्रेस ही बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो रहा। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कृपया करना, हमें यूट्यूब पर जिंदा रखना। आगे बढ़ते हैं। बीमार माधवराव 1770 के विजयादशमी को फिर से एक बार कर्नाटक मुहिम पे तो निकला था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, पुणे से बस वो मीरज तक जा चुका और दुर्भाग्य से फिर बीमारी होने के कारण पुणे लौटना पड़ा। इस वजह से 1770 के दीपावली से 71 और 72 ये पूरे 2-2.5 साल
कर्नाटक अभियान का प्रमुख वहाँ पर माधवराव ने जिन्हें नियुक्त किया था वो हमारे त्र्यंबकराव पेठे वहाँ अपने समर्थ कंधों पे उठाए हुए कर्नाटक में ही थे। आखिरकार मित्रों, मामा पेठे युद्ध भूमि में तपते तपते यहाँ तक पहुँचे थे। वैसे ये भी जाते जाते बता दूं, वैसे तो आपको मालूम होगा, लेकिन फिर एक बार ब्रशअप कर दूं कि त्र्यंबक पेठे ये सदाशिवराव भाऊ पेशवा के साले थे। त्र्यंबक पेठे की छोटी बहन सदाशिवराव भाऊ की पत्नी थी। आगे बढ़ते हैं। एक तो मैंने जैसे कहा युद्ध भूमि में तपते तपते त्र्यंबक पेठे यहाँ तक पहुंचे थे। मोमिनों के हर कपट कारस्थान को पूर्ण तरीके से अब पहचान भी चुके थे। बिदनूर से शीरा, गुर्रम कोंडा से नीचे श्रीरंगपट्टनम तक सारा माहौल इन 2 सालों में उत्तर कर्नाटका में पूरी तरह से बिगड़ गया। दक्षिण में अंग्रेज भी हैदर पे आक्रामक थे और उत्तर में मराठे तो कर्नाटक में बैठे ही हैदर को परेशान कर रहे थे। हर वक्त ये हमारा मोमिन चूहा भागने में कामयाब रहा, ये भी एक सत्य है। जून 1770 में फिर एक बार हमारे शीघ्र गोपी गोपालराव पटवर्धन के सामने चिक्कबाड़ापुर में हैदर आ गया। फिर वही हुआ जो अभी तक होता आया है। हैदर हार गया, हैदर भाग गया। मित्रों, इन 2 साल में त्र्यंबक पेठे ने हैदर को मारा कम है, घसीटा ज्यादा है। हैदर 72 आते आते कफल्लक होने के कगार पे आया था। तो आप सोचो 2 साल में उसने युद्ध पर कितना खर्चा किया होगा। ऊपर से 1 करोड़ का राजस्व वाला जो उत्तर कर्नाटका है वो पूरा का पूरा पेशवा ने छीन लिया था। खुशहाल कर्नाटक में सामान्य जनों पर भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए। अब क्या करते। 1770 के जून में हैदर श्रीरंगपट्टनम के पास था, ऐसी खबर मिली। और वहां से भी अपने मोमिन गुप्तहेरों द्वारा मामा के टोटल उत्तर कर्नाटका की मूवमेंट पर लगातार हैदर जानकारी इकट्ठा कर रहा था। मराठों की फौज संख्या कितनी है, उनके पराक्रम और साहस, इन सभी पे उसकी लगातार नजर थी, क्योंकि वो भी अंदर मन से तो ये जानता था कि मराठे पराक्रम, साहस और संख्या में मुझसे कई गुना ज्यादा भारी है। तो प्रत्यक्ष मैदान में पानीपत की तरह हैदर की लड़ने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि औकात नहीं थी। हमेशा वो यानी हैदर बिदनूर के घने जंगलों में हमको छिपा मिलता है। गत 4 साल से तो यही देख रहे हैं। अगर लगातार हुए पराजय से परेशान होकर अब जाके हैदर ने संधि की वार्ता शुरू की। यहाँ 2-2.5 साल से मामा भी लड़ रहा था, तो मामा भी युद्ध का निकाल संपूर्ण रीति से न लगने से परेशान था। विशेषतः मोती तालाब के घमासान में स्वयं हैदर के होते हुए भी उसके मोमिनों ने इतना जबरदस्त मार खाया था कि मित्रों, मोती तालाब की ये छोटी लड़ाई आज अजरामर हो गई है। लेकिन यहां से भी वो भांड हैदर भागने में कामयाब हुआ है। त्र्यंबक पेठे, मुरारराव घोरपड़े, आनंदराव रास्ते, आनंदराव सुपेकर, बाबूराव और सखाराम हरि गुप्ते और मोहम्मद इसक गार्दी, ये सभी अत्यंत पराक्रमी और अनुभवी योद्धा माधवराव के पास थे।
अब मित्रों, हाल ये है कि इन सब की शौर्य गाथा अगर सुनते बैठेंगे तो मेरे ख्याल से कम 30-35 एपिसोड तो हमारे निकल ही जाएंगे। अब इनके मुकाबले हैदर के पास कौन था? अकेला हैदर और उसके 2-4 कंसिडरेबल चुटपुट लड़ाई लड़ने वाले सरदार मोमिन। और क्या था? और कुछ नहीं था। और थे जिहादी, गाजी, मुजाहिद। सुनने में और लिखने में वीर रस पूर्ण लगता है ना। और प्रत्यक्ष लड़ाई में भागने वाले ये जिहादी, गाजी, मुजाहिद, यही भांड प्रत्यक्ष युद्ध में भागने में नंबर 1 होते थे। वैसे आज देखो, आज भी हाल वही है। जब त्र्यंबक मामा की छावनी पूर्वोत्तर कर्नाटक में थी तब एक बार हैदर ने उन पर छापा मारा। पेशवा ने वहां पे महिमाजी शिंदे को रखा था। अब चोर कब आता है? चोर रात में आता है। याद आया कुछ? हमारी बिल्लो रानी ने बोला था ना, याद आया कुछ? वैसे ही अब ये हमारे मराठे चोर, हैदर चोर रात को छावनी पे आए और घमासान शुरू हुआ। मित्रों, 2 घटिका में 150 से ज्यादा मुजाहिद वहीं युद्ध भूमि में हलाक हुए, बचे हुए भाग गए। भागनों में बताने की अब जरूरत नहीं है कि हैदर खुद मौजूद था। मित्रों, इस लड़ाई में महिमाजी शिंदे ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया और यही कारण है कि मामा ने अगले 2 साल तक बिना रुके, यानी हैदर को 1 मिनट भी खुली सांस लेने का भी मामा ने मौका नहीं दिया है। हैदर का दैव मित्रों बलवत्तर था कि आगे 20 साल हैदर जिंदा रह पाया। लेकिन त्र्यंबक पेठे ने अपना नाम मराठा इतिहास में अमर कर दिया है। और विशेष बात यह है कि त्र्यंबक पेठे आज सदाशिवराव भाऊ पेशवा का साला था। ये अकेली पहचान त्र्यंबक पेठे ने नहीं बनाई, बल्कि उसे बुलाकर वो एक उच्चतम कोटि का पराक्रमी मराठी सरदार था। ये पहचान त्र्यंबक पेठे ने बनाई है। ये अद्भुत है मित्रों। और याद रहे, विशेषता हमारे श्रोतागण को मैं बता रहा हूँ, अभी तक आज हम 1770 तक तो आ ही गए हैं। अभी तक मोमिनो खैर मनाओ, महादजी शिंदे का तूफान महाराष्ट्र में या दिल्ली में आया नहीं था। ध्यान रखो, सारे प्रमुख सरदारों को त्र्यंबक मामा ने फिर एक बार एकत्रित बुलाया। जो नई परिस्थिति सामने आई थी उस पर मामा की विस्तृत चर्चा भी हुई। शीरा संस्थान के बाद मराठा फौज ने गुर्रम कोंडा पे लक्ष्य केंद्रित किया। कड़ाप्पा से थोड़ा सा दूर आंध्र से सटे इलाके में गुर्रम कोंडा एक पुराना मजबूत किला था। यहाँ मित्रों वो मीर रेजा की जागीरदारी थी। ये वही मीर रेजा है जो पेशवा के पास अल्पकाल के लिए नौकरी करता भी था और वो उसका खुद को बचाने के लिए अलतकैया सिद्ध हुआ था। आपको याद आया होगा। उस मीर रेजा का एक छोटा भाईजान था, सैदू मियाँ। अब वो अपनी गुर्रम कोंडा की जागीरी संभाल रहा था।
अब मराठों के संभाव्य हल्ले से मीर रेजा चिंता में पड़ना स्वाभाविक है। काल था 1770 के अगस्त महीने में, यानी वर्षा ऋतु आरंभ हो चुका था, लेकिन फिर भी त्र्यंबक राव ने गुर्रम कोंडा किले पर हमला बोल दिया। तब सैदू मियाँ नीचे गांव के मस्जिद में छुपा था। श्रीरंगपट्टनम से अब कोई मदद नहीं आने वाली थी, क्योंकि मराठों ने श्रीरंगपट्टनम से आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए थे। गुर्रम कोंडा किले के अंदर मात्र 4000 गार्दी थे, 2-4 हाथी थे और थोड़ी बहुत रसद भी थी। बस हुआ यूं कि नीचे गांव में जुम्मे के दिन हुआ मस्जिद में खुतबा। अब जैसे खुतबा हुआ, जुम्मे के खुतबे के बाद सैदू मियाँ बना गाजी। घोड़ा निकाला, तड़क किले पे चला गया। किले पे उन 4000 गार्दियों के सामने बोल पड़ा कि अंतिम सांस तक हम किला लड़वाएंगे। बस फैसला हुआ। तब तक बाहर, किले के बाहर, यानी किले के बाहर जो खंदक था, वहां तक मराठों ने मोर्चा लगाया हुआ था। वही वाला फॉर्मूला। हाँ, बस वही फॉर्मूला कि संरक्षण दीवार पे जगह जगह पे सुरंग लगा दो, थोड़े दिन के बाद सुरंग उड़ा दो। अब ऊपर थोड़े दिन ऐसे सुरंग लगाने का, मोर्चा लगाने का, खंडक पार करने का मराठे प्रयत्न करते रहे, और ऊपर वही उन दिनों के बाद, थोड़े दिन बाद, अंदर के सारे मुजाहिद अब भूखमरी के शिकार होने लगे, क्योंकि गार्दी अब अपने घोड़े खाने की नौबत उन पे आई थी। तारीख थी 2 अक्टूबर 1770। 2 अक्टूबर 1770 को आखिरकार एक जगह पे किले में सुरंग से बड़ा छेद हुआ। योजना के तहत मुरार राव किले के अंदर घुस गया। बचे कुचे अधमरे हमारे किले के अंदर के जितने भी गाजी थे ना, उन्होंने सफेद निशान फहराया है। अब मुरार राव ने शायद उनको देखा होगा। साले सब जितने भी गाजी मुजाहिद और जिहादी थे ना, सारे अधमरे पड़े हुए थे गली किले के ऊपर। अब मुरार राव ने सोचा होगा कि भाई अधमरे को क्या मारना है। मुरार राव ने सभी अंदर वाले गार्दियों को अभयदान दे दिया। सिर्फ कपड़ों के साथ किला छोड़ने की मुरार राव ने अनुमति दे दी। यहाँ मित्रों और एक अनोखी चीज हुई। वैसे पूर्व में एक बार हुई थी, यहाँ दूसरी बार हो गई। शब्दशाह, जरा ध्यान करें मित्रों, यहाँ पे एक तो सिर्फ कपड़ों के साथ किला छोड़ने की अनुमति मुरार राव ने दी। उसके बाद शब्दशाह सभी गाजियों को किले के बाहर घुटने पे बिठाकर मुरार राव ने जमीन पर उगी घास को खाने के लिए मजबूर किया। सोचो, घास खाते गाजी खाते खाते किले से निकले। ये दिन था 19 अक्टूबर, यानी मोटा मोटी हम लोग ये कहेंगे कि 17 दिन में हमारे ये जिहादी गाजी मुजाहिद 17 दिनों में घास खाने को मजबूर किए गए। ये है असली गाजी और मुजाहिद का चेहरा। आगे बढ़ते हैं। 19 अक्टूबर मुरार राव ने शान से किले पर भगवा लहराया। गुर्रम कोंडा के पराभव से हैदर
पूरा बौखला गया। गुर्रमकोंडा का ये संग्राम भी मित्रों लगभग 2 महीने चला है। हमें ये समझना होगा मित्रों कि कर्नाटक में जितने भी 700-800 साल पुराने किले हैं, जो ऑफकोर्स हिंदू राजाओं के ही किले थे, सभी को लेने में कम से कम 2-4 महीने तो लगे ही हैं। बंडीवास देखो, गुर्रमकोंडा देखो, निजगढ़ देखो, बिजनौर देखो, शीरा देखो, दक्षिण कर्नाटका में भी देखो, जितने भी विजयनगर, होयसाल या पल्लव राजाओं के किले थे, वो 700-800 साल के बाद भी मजबूत बने रहे हैं। और कहने की जरूरत नहीं है, ये सभी हमारे हिंदू राजाओं के थे। वंदे मातरम।